दोस्तों अभी हाल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल निजी आकलन है। अब देखने वाली बात है कि आकलन कहाँ तक सही होता है। अ, अभी हाल में बोइंग ने जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी है, बोइंग ने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो कैरियर बॉर्न फाइटर्स की ज़रूरत है, तकरीबन 26 की संख्या में या शायद 57 की संख्या में, डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो है बोइंग के विमान ने भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया था यहाँ पे गोवा में, और वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और इसके लिए जो है वो आम मैंने ख़ास तौर पर जो है दो ही विमानों ने ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, एक फ्रेंच रफ़ाल और दूसरा जो है बोइंग का FA-18। लेकिन फ्रेंच रफ़ाल का कोई वीडियो सामने नहीं आया। बोइंग का FA-18 का जो है ये वीडियो सामने आया है। और इसको जो यहाँ के जो भारत के जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, जो सिक्योरिटी ऑब्जर्वर्स हैं, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पर जो है नज़र रखते हैं, उन सब का जो है ये मानना है, उन्होंने बहुत तेज़ी से इसको शेयर भी किया इस वीडियो को, और कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक नहीं आया, कोई ऐसा मतलब नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया। इसके पहले जो है आपको मालूम होगा अमेरिका में जो है एक काटसा वेवर का जो है बिल पास हुआ था US कांग्रेस में। यानी कि भारत ने जो S-400 ख़रीदा था रशिया से, तो उसके एवज में अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगने थे उनके काटसा कानून के तहत। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां ऐसी रही हैं भारत के साथ जिसके कारण जो है भारत को ये निर्णय लेना पड़ा और रूस से भारी भरकम हथियार, एक बड़े अमाउंट का हथियार जो है वो ख़रीदना पड़ा, और इसलिए जो है वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो है इसको एग्जेम्पशन दिया जाए, और जो काटसा कानून के तहत जो हथियारों का जो ट्रेड होता है मतलब भारत के साथ, वो जारी रखना चाहिए और भारत की मदद करनी चाहिए कि वो जो है अपनी निर्भरता जो है रूस पर से हटा सके। ये बहुत बड़ी एक घटना थी। दोनों घटनाएं बहुत आसपास हुई हैं, है ना। काटसा वेवर मिलना, जो कि काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी कि किस रूप में सामने आएगा, और हालांकि जो काटसा वेवर है वो भी सेनेट में जाएगा, वहाँ पर सेनेट में क्या होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर जो है बाई पार्टीजन सपोर्ट था इस बिल को, काटसा वेवर को, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू हो जाएगा। तो ये दोनों घटनाएं जो आसपास हुई हैं, अब इसमें जो समझ में आती है बात वो ये था कि फ़िलहाल जो है जो इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन नेवी दोनों जो हैं वो नए फाइटर जेट्स जो हैं वो उनकी तलाश कर रहे हैं। हालांकि जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इंडिजिनस फाइटर जेट का प्रोक्योरमेंट है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है, अभी तक तो है। जैसे तेजस मार्क 1A का जो प्रोडक्शन है वो 23 या 24 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका AMCA का मामला आता है। AMCA के लिए भी जो है वो मेटल कटिंग शुरू हो चुकी है, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन तात्कालिक ज़रूरत के लिए जो है वो सभी जो हैं वो 28, 29, 30 के आसपास जो है कुछ दिखना शुरू होंगे, जो इंडिजिनस बड़े पैमाने पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट है। अभी जो है अपनी जो घटते हुए स्क्वाड्रन की संख्या है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता है, और विशेष तौर पर जब चाइना का हम रुख देख रहे हैं, तो इसलिए जो भारत की सरकार है और भारत की एयरफोर्स है, ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश में है। और अभी तक चूँकि हमने 36 रफ़ाल लिए हैं फ्रांस से, तो ये समझ ये बन रही थी कि हम रफ़ाल आगे भी हम लेंगे एयरफोर्स के लिए, और चूँकि रफ़ाल हम लेंगे इतनी बड़ी संख्या में, तो इसलिए जो है वो रफ़ाल का जो मरीन वर्जन है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट हो सकता है, उसको प्रेफर किया जाएगा। उससे होगा ये कि लॉजिस्टिक्स में बड़ा आसानी होगी, उसको मेंटेनेंस करने में, उसको एक ही तरह का एयरक्राफ्ट होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये एक समझ बन रही थी। लेकिन अब जो ये काटसा वेवर के बाद और ये जो बोइंग का जो नया वीडियो सामने आया है, इसके बाद जो समझ बन रही है वो ये बन रही है कि ये जो है निर्णय ये प्योरली टेक्निकल बेसिस पर नहीं होगा। हालांकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा टेक्निकल बेसिस बहुत कम ही होता है,
इसमें जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जियो पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा असर होगा। अब जो बात कही जा रही है वो ये कि आपके तेजस विमान में भी जीई का इंजन लगा हुआ है जो अमेरिकन कंपनी है, और तेजस मार्क 1A में जो कि अब प्रोडक्शन में जा रहा है वो उसमें भी जीई का इंजन लगा हुआ है। AMCA में भी जो है फर्स्ट लॉट में मेरे ख्याल से जीई का इंजन लगेगा, मेरे ख्याल से बेहतर वाला GE 1414 इंजन जो है उसकी बात कही जा रही है। तो इसमें जो है मामला जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो मामला निकल के आ रहा है सामने वो ये कि भारत का जो है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो ऑपरेट होंगे। जो नया विक्रांत है ये 15 अगस्त को मेरे ख्याल से फॉर्मली इंडियन नेवी को हैंडओवर हो जाएगा। और जो है अगर भारत जो है F/A-18 लेता है, F/A-18 में भी जी के इंजन लगे हुए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि इंजन का जो लॉजिस्टिक्स है उसके नज़रिए से देखेंगे तो आपको दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि बोइंग जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ से सोर्स कर रहा है अपने ग्लोबल सप्लाई चेन में, उसने भारत की कई सारी कंपनियों को जोड़ रखा है। तो इसलिए जो है भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। भारत में भी जो है जैसे $1 बिलियन के आसपास यहाँ से वो कुछ डिफेंस प्रोक्योरमेंट करता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि 57 या 26 जो है अगर F/A-18 हम लेते हैं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स की नज़र से आप देखेंगे तो इसका सेंस कुछ बनता है। वो इस तरह से बनता है कि हमारा जो मेजर जो डिफेंस सप्लायर है वो रशिया है। हमारा जो इंडिजिनस प्रोग्राम है वो हालांकि ऑन ट्रैक है, लेकिन वो जो दिखना चालू होगा वो आपके जो इंडियन ओशन रीजन है और आपके जो गल्फ़ में आप अगर उस तरफ आप जाना चाहें तो, चूँकि वहाँ पर भी जो है अमेरिका ने जो है और इजराइल ने मिल कर के भारत को वहाँ भी इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। हाइफा पोर्ट जो है वो गौतम अदानी को 70% मालिकाना हक मिला है। उसके अलावा जो है मिला है मतलब उन्होंने ख़रीदा है पैसा दे करके। दूसरी बात जो है वो ये कि इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स की बात कही जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी में जो है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की बात है, जो कि पहला अभी I2U2 समिट हुआ था जिसमें कि US, इजराइल और UAE और भारत सबके राष्ट्र प्रमुख साथ बैठे थे और उन्होंने जो कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर जो हमें साथ काम करना है, लेकिन जो पहले दो प्रोजेक्ट्स हैं वो दोनों इंडिया में आ रहे हैं। दोनों इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आ रही है। तो गल्फ़ को लेकर के और इधर इंडियन ओशन रीजन को लेकर के यहाँ पर जो है भारत को बहुत लंबे समय से ये समझा जा रहा है कि यहाँ पर भारत को अपना पावर प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत है और भारत को अपना प्रेजेंस को जो है बहुत अच्छी तरह से सुधारने की ज़रूरत है। अगर ऐसी कोई बात है तो भारत के जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, अब उसमें अगर आप F/A-18 को आप जोड़ दें तो पिक्चर ये बनती है कि मतलब जो समझ में आती है बात वो ये आती है कि जो भी चाइना सेंट्रिक ऑपरेशंस हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी चाइना सेंट्रिक ऑपरेशंस हैं जहाँ पर भी जो है चीन पर नज़र रखने की या चीन को काउंटर करने की जहाँ तक बात आ रही है, तो यही देखा जा रहा है कि भारत जो है वो अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स पर ही ज़्यादा डिपेंड कर रहा है या अमेरिकन डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को ही प्रोक्योर कर रहा है। चाहे आप P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट की बात करें जो कि सबमरीन हंटिंग में भी उसकी भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा आप MH-60R जो रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी डिलीवरी शुरू हो गई है, उसकी आप बात करें। चाहे आप माउंटेन रीजन में जो है शिनूक हेलीकॉप्टर्स की बात करें कि जो हैवी लिफ्टिंग कर सकता है, आपके लाइट हाविट्जर्स का, इन सारी चीज़ों को देखेंगे अगर आप तो आपको ऐसा लगेगा कि चाइना सेंट्रिक ऑपरेशंस में जो है भारत ने कहीं ना कहीं ये एक सोच रखा है कि जो अमेरिकन डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं जब तक इंडिजिनस नहीं होगा, इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स जब तक उपलब्ध नहीं होंगे, प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, तब तक वो अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स को ही प्रेफर करेगा। इसके फ़ायदे भी हैं। एक तो ये कि अमेरिका को ये विश्वास होगा क्योंकि भारत बहुत सारे निर्णय लेता है जो कि अमेरिका के साथ अलगाव दिखाई पड़ता है। जैसे रूस के मामले में, रूस से तेल खरीदने के मामले में, या रूस से कोकिंग कोल खरीदने के मामले में, या फर्टिलाइज़र्स खरीदने के मामले में, या पाबंदी ना लगाने के मामले में, या अगर डॉलर में ट्रेड नहीं हो सकता है तो रुपए और रूबल में ट्रेड करने के सोच के बारे में, तो या ईरान के साथ ट्रेड करने के बारे में रुपए के और रूबल के मामले में। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहां पर कि भारत और अमेरिका जो हैं वो कई बार ऐसा लगता है कि साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों की गंभीरता है इस मामले में कि चीन एक इतना बड़ा मामला है कि उसके बारे में हम लोगों को साथ में काम करना ही होगा। और
इसलिए जो है जो ये अमेरिकन डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं भारत ये भी संदेश देता है अमेरिका को कि चूँकि आप ही का प्लेटफॉर्म है और हम तो उसको बना नहीं रहे हैं, ये टोटली हम आप पर ही निर्भर हैं इसके लिए। तो इसलिए जो है आपको ये मानना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में हम आपके साथ हैं। ये एक संदेश है, मतलब एक कुछ कहे बिना जो है आप संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लगता है। दूसरा जो मामला है वो ये कि रूस जो है, रूस पर भी कोई दबाव नहीं है कि वो एंटी चाइना ऑपरेशंस के लिए कोई डिफेंस प्लेटफॉर्म मुहैया कराए। S-400 की बात अगर आप छोड़ दें तो मुझे लगता है कि रूस पर भी कभी कोई दबाव नहीं आएगा चीन की तरफ से, क्योंकि रूस अभी बहुत ज़्यादा चीन पर निर्भर है। चीन बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ से क्रूड ऑयल ले रहा है और भी कई सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ से ख़रीद रहा है और उस पैसे की ज़रूरत है रशिया को अभी। तो इसलिए रूस पर कोई दबाव नहीं आने की संभावना है चीन की तरफ से कि भाई ये जो है आप प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा एक पिक्चर बनती है कि इसमें जो है रशिया चाइना में कोई भेद नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका भी निश्चिंत रहेगा, भारत जो है अपना पावर प्रोजेक्शन कर पाएगा कम समय में। और दूसरी बात यह है कि जो वर्तमान जो यूएस प्रेसिडेंट हैं बाइडन साहब, इनका फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा जो है वो गड्ढम-गड्ढ हुआ पड़ा है ना। अफ़गानिस्तान में जो कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन के मामले में जो किया इन्होंने, है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा, या जो पूरा यूरोप जो है चिंतित है अभी कि ठंड कैसे गुजरेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है रशियन नेचुरल गैस के माध्यम से घरों को गर्म किया जाता था, या फैक्ट्रीज़ में भी या वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में भी जो है बड़े पैमाने पर रशियन सप्लाइड नेचुरल गैस की खपत थी। तो अब वो उपलब्ध उतनी बड़ी मात्रा में नहीं है, चूँकि रशिया का माल जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो एशिया में बिक रहा है। तो इसलिए वो कहता है कि भाई अब यूरोप अगर नहीं खरीदना चाहे तो कोई बात नहीं, अगर यूरोप हमसे दुश्मनी करना चाहता है तो हम सप्लाई करेंगे अपने हिसाब से। तो जो बात निकल के आ रही है सामने कि बाइडन साहब का जो मामला है, और अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गया है और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं बाइडन साहब। तो अगर इस तरह कोई अनाउंसमेंट होता है कि भारत जो है वो ठीक ठाक संख्या में जो है F-18 लेता है, तो एक मामला ये निकल के आएगा कि एक फॉरेन पॉलिसी सक्सेस माना जाएगा कि भारत जैसे बड़े देश को जो है कहीं ना कहीं रूस से दूर करने में, और माने इसको इसी तरह से जो है बताया जाएगा अमेरिका में कि रूस से दूर करने में और अपना कुछ बेच पाने में जो है सफलता प्राप्त हुई है। तो जो बड़ी बात निकल के आ रही है सामने वो ये कि भारत अपना पावर प्रोजेक्शन कर पाएगा। भारत को इसमें क्या मिल रहा है ना। भारत को इसमें ये मिल रहा है कि भारत अगर पावर प्रोजेक्शन जो है अपना प्रेजेंस जो है अगर यहाँ पर दिखा पाता है इंडियन ओशन रीजन में ऑल द वे टू गल्फ, तो ये मान के चलना होगा कि एक जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली बात है वो कहीं ना कहीं भारत पूरी कर पाएगा। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा प्रॉफिटेबल मैरीटाइम रूट है। तेल की सप्लाई हो, चाहे और कोई जो माल की आवाजाही हो आसियान से लेकर के यूरोप तक, इसमें जो है भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के माध्यम से और ये जो ऑफ द शेल्फ खरीदे जाएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑफ द शेल्फ खरीदे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खरीदने से जो है अमेरिका का इंटरफेरेंस जो है वो रहता है। इस बात को हमको मान के चलना चाहिए। तो इसलिए जो है वो जितना ज़रूरत हो उतना ही खरीद करके जो है उनको संतुष्ट किया जाए, वही बेहतर है ना। तो इसलिए जो कई सारे देश जो हैं जो फ़िलहाल दबाव महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास जो है चीन तो आ जा रहा है लेकिन और कोई आ नहीं पा रहा है, तो उस सेंस में जो है अगर भारत वहाँ पे जो है कंटिन्यूअस प्रेजेंस अगर दिखा पाता है इस पूरे इलाके में, अपना मिलिट्री प्रेजेंस और एक मैरीटाइम पावर बन के उभरता है, तो जितने भी इस क्षेत्र में देश हैं उनका रुझान जो है ऑटोमेटिकली भारत की तरफ होगा और भारत के लिए मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि भारत जो चाहता ही है कि अभी ट्रेड हम करें और ट्रेड हम बढ़ाने के चक्कर में हैं, हम बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड बढ़ाने के चक्कर में हैं। हम जैसे हाइफा पोर्ट की बात जो है वो तो यही बात है कि यूरोप की तरफ जाने वाला जो रूट है ना, वहाँ पे जो है बड़े पैमाने पर अगर जो है कंटेनर्स अगर गिरेंगे या कंटेनर्स अगर उतारे जाएंगे, तो ये सारा मैनेजमेंट और उसको वहाँ पे उस पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करके जो है अपनी जो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है भारत, और दूसरे देशों को भी जोड़ सकता है। आसियान के 10 देश हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है,
कि वो यूरोप और ईरान के माध्यम से रूस तक पहुंचा सकें बात को, अपने 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 माल की आवाजाही को। तो भारत इसमें जो है प्रमुख भूमिका निभा सकता है। तो जो लैकिंग कंपोनेंट है वो है मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन, वो जो है बड़ी तेज़ी से इसमें हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि इससे कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो चीन, जहाँ भी हो सकता है चीन को ब्लॉक करके भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि भारत के पास अभी वो क्षमता है, भारत के पास पॉपुलेशन भी है, भारत के पास कंजम्पशन स्टोरी है। तो इसलिए जैसे हाइफा पोर्ट के मामले में भी कहा गया कि चीन भी इंटरेस्टेड था वहाँ पर मालिकाना हक लेने में, लेकिन अमेरिका के एतराज़ के बाद, चूँकि अमेरिका का 6th फ्लीट वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवागमन करता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चीन को देने के बजाय जो है ये भारत के पक्ष में जो है फैसला अगर जाए तो जो मामला हुआ वो हम देख ही रहे हैं। तो जो कुल मिला के बात निकल के आ रही है कि ये बहुत बड़ा जो है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है भारत की इकोनॉमी के लिए और भारत के ओवरऑल पोस्चर के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो मिलिट्री है, मिलिट्री प्रेजेंस है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि लोग आपको कितना सीरियसली लेते हैं और आपकी बात को कितना वजन देते हैं। जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था भारत को, अगर अब भी इन घटनाक्रम से हो सकता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और अंत में प्रार्थना यही करूँगा कि जो भारत का जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोग्राम है उसको लगातार न सिर्फ सपोर्ट किया जाना चाहिए बल्कि और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जो भी बाहर के विमान हैं उनको तात्कालिक ज़रूरत पूरा करने के लिए ही ख़रीदा जाना चाहिए। बाकी जो हैं, आप जितना आत्मनिर्भर होंगे उतना ही बेहतर है।